दोस्तों नमस्ते। आप लोग को सीतांशु ग्लोबल पॉलिटिक्स चैनल में वेलकम करता हूँ। मैं सीतांशु बोल रहा हूँ। पहले आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आज संडे है। संडे में थोड़ा मैंने को अवसर टाइम मिला। ऐसे तो अवसर है ही हर ही दिन, फिर भी आज थोड़ा ज़्यादा अवसर मिला तो हम सोचे ठीक है, जो लास्ट जो असेंबली इलेक्शन हुआ आपका गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार में, उसको थोड़ा सा विश्लेषण किया जाए, उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च किया जाए। ऐसे क्यों गुजरात में तो जीत गया लेकिन मध्य प्रदेश और बिहार में हार गया। इसमें सबसे ज़्यादा चर्चित केंद्र है बिहार का बांकीपुर, और इसके अलावा मध्य प्रदेश का जो दातिया है वो भी है। तो चलिए हम थोड़ा रिसर्च करके देखे आए कौन कितना किसको वोट मिला, पार्टी के हिसाब से, कैंडिडेट के हिसाब से, तो उसमें क्या अंतर है, तो कैसे बीजेपी ने हार गया, और इसमें क्या कारण सब है। एक्चुअली देखिए, गुजरात में जो बीजेपी ने जीत गया तो ये तो एक इनएविटेबल था, करीब अपरिहार्य था, क्योंकि गुजरात जो मंजलपुर में असेंबली चुनाव हुआ वहाँ तो बीजेपी का गुजरात में सरकार भी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है और अमित शाह जी है। फिर वहाँ जो मुख्यमंत्री स्वराष्ट्र मंत्री है उन लोग भी बढ़िया काम कर रहा है। तो गुजरात में जीतना तो निश्चित ही था, और वो हुआ भी। गुजरात में बीजेपी ने जीत गया। लेकिन जो दातिया और बांकीपुर है इसमें हार गया। इसमें सबसे जो लज्जाजनक हार हुआ वो है बिहार का बांकीपुर में। तो पहले हम दातिया को एनालिसिस कर लेते हैं, फिर अंतिम में बांकीपुर को बात करेंगे। फिर अभी तक बीजेपी का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो क्या स्थिति में है, मेरा जितना जानकारी है, मेरी जितना सोचा है, जितना सर्च किया है, पढ़े है, रिसर्च किया है, उसके हिसाब से आप लोग को बताएंगे। देखिए, दातिया में लास्ट टाइम एक्चुअली जो कैंडिडेट था, जो नरोत्तम मिश्र जी, उन्होंने हार गए थे। वहाँ कांग्रेस कैंडिडेट जीत गया, तो उसका तो कोई केस उस हुआ, जेल हो गया, उसके नाते वो सीट खाली हो गया। तो वहाँ पर एक्चुअली नरोत्तम मिश्र जी जो स्वराष्ट्र मंत्री थे शिवराज सिंह चौहान के टाइम में, उसको चुनाव लड़ना था। उन्होंने इसके लिए कोई दिन से, जब से जो मोबिलाइजेशन पार्टी के पक्ष में, अपने पक्ष में शुरू कर दिया, किंतु दिखा गया अंतिम में वहाँ पर प्रार्थी बदल दिया गया। प्रार्थी किसको किया गया? आशुतोष तिवारी जी को किया गया। तो फिर इसके पीछे क्या कारण है ये तो बताना मुश्किल है, क्योंकि ये तो केंद्रीय नेतृत्व चुनाव कमेटी का जो है, जो कैंडिडेट सिलेक्शन करता है, उसी का फाइनल जिम्मेदारी है। फिर भी कोई लोग का कहना है जो स्टेट से शायद मोहन यादव का नेतृत्व, जो चीफ मिनिस्टर है अभी मध्य प्रदेश में, उनका जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस के नाते ही ये नरोत्तम मिश्र को ड्रॉप कर दिया गया और जो आशुतोष तिवारी को टिकट दिया गया। तो ये एक वहाँ पर जो बातचीत चला है उसकी हमारे बात कर, फिर हम देखते हैं कितना किसको वोट मिला। देखिए, ये आईएनसी का घनश्याम सिंह का मिला 66,757, 42.39%। और जो आशुतोष तिवारी है बीजेपी का, उनका मिला 60,741, 38.57%। और वहाँ पर जो तीसरा कैंडिडेट था उसका नाम था दामोदर यादव मंडल, ब्रैकेट में, उसका आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम, ये वहाँ के लिए एक नया पार्टी है। तो ये उनका वोट मिला 22,527, 14.3%। अभी समझ जाइए, एक छोटा सा पार्टी जिसका कोई नाम भी नहीं जानता, जो आज़ाद समाज पार्टी, जो दामोदर यादव मंडल ब्रैकेट में है, और जो यादव कम्युनिटी से आते हैं, उनको कोई 22,527 वोट मिल गया, 14.3% वोट मिल गया। और देखिए, वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है वो खुद ही यादव कम्युनिटी से है, मोहन यादव जी है। तो फिर भी लेकिन यादव लोग वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लग रहा है बीजेपी से जो मुख वापस कर लिया, बीजेपी तरफ नहीं गया। और देखिए, आईएनसी का तो पहले से ही जीत वहाँ पर दर्ज था, तो उन लोगों का तो एक बेस तो हो ही गया था। तो उनको लेकिन 42
39% वोट मिल गया। तो डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है करीब आपका 6016 वोटों का डिफरेंस है, बहुत कम नहीं है। लेकिन तो ये जो हुआ दातिया में, ये लेकिन बीजेपी के लिए एक बड़ा जोल्ट है। तो देखिए जी, नरोत्तम मिश्र जी का जब टिकट काट दिया गया, उन्होंने तब गया था दिल्ली, जाके सेंट्रल लीडरशिप से भेंट किया। फिर वापस आके जो बीजेपी का कैंडिडेट आशुतोष तिवारी जो मनोनयन देने के लिए गए थे, उसमें मोहन यादव जी भी थे और वो खुद भी थे, दोनों मिल कर के लेकिन गए थे नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। इसमें तो सब एक इकट्ठा जो यूनिटी दिखाया। लेकिन इसके पहले कुछ दिन जब नया कैंडिडेट का नाम घोषित हुआ, तो उनका जो कुछ समर्थक लोग थे, वो लोग कुछ विरोध किया था, रोड में उतरा था, ये सब हुआ था। लेकिन बाद में वो सब सेटल हो गया। लेकिन फाइनली देखा गया जो बीजेपी का वोटर है, वो वोटर पूरा टर्नआउट नहीं हुआ। और हो सकता है वहाँ पर जो एक श्रेणी, कोई ना कोई एक श्रेणी बीजेपी से नाराज होके वोट नहीं दिया। इसी के नाते 6016 वोट से वहाँ से लेकिन हार गया बीजेपी। ये है दातिया का स्थिति। फिर आते हैं बांकीपुर बिहार में। देखिए, बांकीपुर बिहार सबसे चर्चित केंद्र इसी कारण से था क्योंकि बांकीपुर बिहार से जो पहले एमएलए थे और नितिन नवीन जी, तो नितिन नवीन जी अभी बीजेपी का राष्ट्रीय प्रेसिडेंट है। तो राष्ट्रीय प्रेसिडेंट जो है उन्होंने छोड़ जाके ये सीट, ये जब प्रेसिडेंट बना इसके बाद ये सीट एमएलए सीट छोड़ के उन्होंने राज्यसभा में नॉमिनेशन किया। वो राज्यसभा से जीत के केंद्रीय में जो राज्यसभा है, राज्यसभा में एमपी बन के चला गया। तो इसी के नाते सीट खाली हुआ। इसी के नाते ये सबसे बड़ा चर्चा में था। वहाँ पर हुआ क्या, वहाँ पर पहले जो कैंडिडेट चुनाव किया गया था वो था एक्चुअली अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी। लेकिन बाद में दिखा गया कि अभिषेक कुमार के पिताजी का कोई कारण से जो चारा घोटाला हुआ था लालू जी के अमल में, उसमें नाम आ गया था। इसी के चलते उन्होंने खुद जो नाम वापस कर लिया। तो इसमें थोड़ा पहले धक्का लगा बीजेपी को। फिर दूसरा जो कैंडिडेट दिया गया वो है नीरज कुमार। तो नीरज कुमार जो अपोजिशन कैंडिडेट था, उसके नाते धार और भार में थोड़ा कम था। ये तो शुरू से देखा गया। देखिए, पीके प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी तो बिहार में एक चर्चित नाम है। खाली बिहार में नहीं, वो तो सारे इंडिया में एक चर्चित नाम है। वो तो पहले एक वोट स्ट्रैटेजिस्ट थे, पोल स्ट्रैटेजिस्ट थे। उनका कंपनी था आईपैक। उन्होंने बंगाल में आके ममता दीदी को कई बार जिताया, फिर दूसरे प्रदेश में किया, फिर दूसरे जगह में कोई पार्टी के लिए उन्होंने काम किया। फिर खुद पार्टी बनाया। जब पहले उन्होंने जेडीयू नीतीश कुमार जी का पार्टी में ज्वाइन किया, उसमें वाइस प्रेसिडेंट, वन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट भी बने थे। फिर ये बाद में उन्होंने उसको छोड़ दिया, कोई डिफरेंस हुआ ओपिनियन का, नीतीश जी का साथ छोड़ दिया। फिर उन्होंने खुद पार्टी बनाया, जनसुराज पार्टी। तो जनसुराज पार्टी जो लास्ट बिहार इलेक्शन हुआ उसमें लेकिन पार्टिसिपेट किया, पूरा पार्टिसिपेट किया, लेकिन खुद अपने चुनाव नहीं लड़ा। तो खुद चुनाव नहीं लड़ा तो बाकी जितना कैंडिडेट उन्होंने सब बिहार असेंबली सीट में खड़ा किए थे, किसी को जीत तो नहीं मिला, परंतु ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को जमानत भी जब्त हो गया, कोई जब्त हो गया। कोई बताता है ये सबको ही जमानत जब्त हो गया। तो प्रशांत किशोर जी को पूरा पार्टी का पूरा जो परास्त हो गया। तो इसके नाते उनका उम्मीद तो थोड़ा घट गया। लेकिन ये जो स्कोप आया, उन्होंने सोचा इस बार हम ही इस पार्टी से, जनसुराज पार्टी से वहाँ पर चुनाव लड़े, दिखा देता है वहाँ पर जीत के। तो उसका जितना ताकत था पूरा ताकत उसने झोंक दिया। अब प्रशांत किशोर को मीडिया में एक बड़ा रोल है, क्योंकि हमेशा दिखाया जाता है प्रशांत किशोर को मीडिया बहुत माइलेज देता है। दिल्ली में भी दिखा गया, 2-3 महीना 6 महीना पहले भी दिखा गया। उन्होंने जो सब मीडिया में कुछ ना कुछ बाइट देते रहे, मीडिया में जो पॉडकास्ट करते रहे और अपना वक्तव्य बोलते रहे। तो दिल्ली में उसका मीडिया में एक बड़ा पकड़ है, बिहार में तो है ही है। तो उन्होंने इसके लिए बहुत प्रचार प्रसार किया। उन्होंने अपना जितना कैडर था पूरा बिहार में सबको पटना में मोबिलाइज किया। पटना में उनका अपना बड़ा ऑफिस भी है। उनका बिहार के लिए एक नया सपना को बेचने का प्रयास कर रहा है। तो उन्होंने वहाँ पर कैंडिडेट होकर खड़ा हो गया। फिर जो दिखा गया पार्ट जो चेंज करने का बाद, तो वहाँ पर जो जिसको दिया गया नीरज कुमार सिन्हा को वहाँ पर दिया गया। ये जो बांकीपुर सीट ज़्यादा दिखा गया, ये सवर्ण जो कम्युनिटी है वहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो बीजेपी का उम्मीद था, बीजेपी तो कोई बात नहीं है, एकदम आराम से वहाँ से जीत जाएंगे और आगे के लिए इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो चीफ मिनिस्टर है प्रयास लगाया, वहाँ पर
सब जगह में पूरा पैदल में टहला भी, मिছিল भी किया, पदयात्रा भी किया, लेकिन अंतिम तक वो गौड़ नहीं बचा पाया। रिजल्ट क्या है? पीके को देखा गया 64,151 वोट मिला, 64,151, so 49%, 49.23%। इसके अलावा देखिए नीरज कुमार को बीजेपी का उनको मिला 44,827, 34.4%। अब डिफरेंस बुझिए, बहुत डिफरेंस है, करीब 15%, करीब 15% का डिफरेंस है। पीके का इतना ज़्यादा वोट मिल गया। और देखिए जो नीरज कुमार का 44,827 वोट मिला, तो ये तो बहुत कम है। फिर वहाँ पर जो आरजेडी का कैंडिडेट था रेखा गुप्ता जी, उनका मिला 14,273, 10.95%। बाकी वहाँ पर 26 कैंडिडेट थे इंक्लूडिंग नोटा, लेकिन किसी को 1% भी वोट नहीं मिला, पूरा जीरो, माने 1% से नीचे वोट मिला, किसी को कोई वहाँ पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। लेकिन फिर भी आरजेडी का कुछ इन्फ्लुएंस है, लेकिन जो वहाँ का जो वोटर है वो आरजेडी का एक विकल्प भी चुनने का सोचे थे। तो इसी के नाते देखा गया आरजेडी का भी बहुत सारी वोटर तो पीके के उधर चला गया, ये एक कारण है। दूसरा कारण है मेरा जो लगता है, देखिए जो वहाँ पर जो वोटर्स का पहले तो कैंडिडेट के बारे में जो दूसरा कैंडिडेट दिया, इसमें एक धक्का लगा बीजेपी को। फिर दूसरा है वहाँ का जो वोटर्स को एक कैंडिडेट के नाते एक एंगर था, जो ये क्या कैंडिडेट दिया, प्रशांत किशोर के जो तुलना में ये बहुत दुर्बल कैंडिडेट है, वीक कैंडिडेट है, तो इसको वोट देके क्या होगा, इस तरीका। दूसरा है देखिए जो सबर्न वोटर, यहाँ जो वीडियो बाद में आया उसमें देखा गया सबर्न वोटर पूरा नाराज़ है। और जो यूजीसी से शुरू करके फिर जो अभी तत्काल जो SC/ST एक्ट बोलिए, ये एक कारण है। तो उसके जो वीडियो आया सबर्न लोग वहाँ पर पूरा अपना नाराज़गी जताया। फिर तीसरा देखा गया जो भरत तिवारी का जो एनकाउंटर हुआ, उसका भी कुछ असर रहा है। छोटा वो क्या जेनजी का जो प्रोटेस्ट चला, और बिहार में जो जेनजी प्रोटेस्ट चला, फिर जो कोचिंग सेंटर वाला केस हुआ, उसमें भी देखा गया ये युवा लोग सब ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी को छोड़ के, लेकिन जो जनसुराज पार्टी का पीके के पास चला गया, जिसके नाते वहाँ पर ये हार हुआ। तो देखा गया जो ये सब कोई कारण मिला के ये हार हो गया, तो ये लेकिन बीजेपी के लिए एक बड़ा शिक्षा का संदेश है, आगे दिन के लिए क्या करना होगा। और ये देखिए बीजेपी का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है बड़ा तगड़ा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। टॉप से हम लोग देखें तो सबसे ऊपर में नेशनल लेवल लीडरशिप, उसमें नेशनल प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, नेशनल काउंसिल है, और उसका ऑफिस बेयरर्स है। फिर आ जाए स्टेट लेवल पे स्टेट यूनिट्स है, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष है, फिर रीजनल कमिटीज़ है, जो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष है, स्टेट कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी, स्टेट में एग्जीक्यूटिव कमेटी है कोई मेंबर को लेके, फिर रीजनल कमिटीज़ है जो कोऑर्डिनेट करता है डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के साथ। फिर मान लीजिए जिला लेवल में जो है वो सब उसके साथ भी कोऑर्डिनेट करता है। फिर डिस्ट्रिक्ट कमेटी जिला लेवल में ग्रास रूट यूनिट्स के साथ आपका कोऑर्डिनेट करता है। फिर मंडल कमिटीज़ है जो ग्रास रूट यूनिट्स, ब्लॉक, तहसील, म्यूनिसिपल जोन, इसके साथ कोऑर्डिनेट करता है। फिर ग्राम और शहरी कमेटी, वार्ड कमेटी, बूथ कमेटी सब है। जो फाउंडेशन है और स्मॉलेस्ट यूनिट है जो रिस्पॉन्सिबल है डायरेक्ट वोटर मोबिलाइजेशन, वो कॉन्ट्रास्ट के नाते। तो इतना स्ट्रक्चर, इसके अलावा कोई सेपरेट विंग भी है, स्मॉल विंग्स, जैसे यूथ लोग के लिए है BJMI, ठीक है ना, भारतीय जनता युवा मोर्चा, इस तरह का कुछ। फिर मान लीजिए महिला मोर्चा भी है, युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, किसान मोर्चा है, SC/ST OBC माइनॉरिटी मोर्चा है, फिर ABVP भी है, स्टूडेंट विंग है, फिर BJMI है, भारतीय जनता मजदूर सेल बीजेपी का है, फिर साथ में BMS है, BMS राष्ट्रीय स्वयं सेवक एफिलिएटेड एगो मजदूर संघ है। इतना सब रहने के बावजूद लेकिन देखा गया जो बिहार में बांकीपुर में और आपका मध्य प्रदेश का दातिया में बीजेपी का लेकिन पराजय हो गया। ये इट्स ए वेरी सैड इंसिडेंट। सो नाउ दिस इज़ द टाइम बीजेपी शुड लुक केयरफुली व्हाई एंड हाउ हैपेंड ऑल दिस। ये दल में एक प्रक्रिया है जहाँ पर हार जीत का मूल्यांकन किया जाता है, जीता है तो क्यों जीता है, हारा है तो क्यों हारा है। शायद वो सब चल रहा है, हो चुका है, और उससे जो सीख मिलना चाहिए वो सब सीख लिया। ये सीख के हिसाब से आगे दिन के लिए कैंडिडेट चुनाव बोलिए
और जो फिर सब वोटर के पास पहुंचना बोलिए, सब वोटर का सुख दुख में साथ देना, और सब जो कमेटी ग्रास रूट से ऊपर तक है इसको पूरा एक्टिवेट नहीं किया जाएगा तो आगे जो 7 राज्य का चुनाव है 2027 में, फिर मान लीजिए 2029 में बीजेपी का जो आपका सेंट्रल चुनाव है, जो पार्लियामेंट चुनाव है, उसमें लेकिन असर पड़ सकता है। तो नाउ दिस द टाइम टू लुक बैक एंड स्ट्रेंथन द ऑर्गेनाइजेशन राइट फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। ये जो शक्ति केंद्र कहते हैं, शक्ति केंद्र प्रमुख कहते हैं, शक्ति केंद्र के जो मेंबर जो कहते हैं, इसको और ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेट करना होगा, वोटर के पास पहुंचना होगा, वोटर का जो प्रॉब्लम्स है उसको देखना होगा, यथासंभव उसको सोल्यूशन करना होगा, उसको साथ में जोड़ के रखना होगा। ये कोई तरीक़ा से घट जाए, इसमें कुछ अगर कमी हो जाए तो आगे दिन के लिए लेकिन बीजेपी के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो प्रशांत किशोर का एक सीट जीतने से ज़्यादा कुछ नहीं होने वाले है। प्रशांत किशोर सोच लेंगे तो हम तो बहुत कुछ कर लेंगे, ऐसे कोई बात नहीं है। लेकिन एक जो असेंबली बोलिए, पार्लियामेंट बोलिए, जो बाई इलेक्शन होता है वहाँ का जो रिजल्ट निकलता है उसका लेकिन पूरा देश में प्रभाव पड़ता है, पूरा राज्य में तो प्रभाव पड़ता ही है। ये पुराने इंसिडेंट से अब जहाँ पर देखा गया, एक पार्लियामेंट इलेक्शन जो बाई इलेक्शन में हार जीत के नाते पूरा देश में पूरा सरकार बदल गया। एक असेंबली इलेक्शन का बाईपोल में हार जीत के नाते पूरा राज्य का आपका जो सरकार बदल गया। आप देखिए ना, सोचिए सीपीएम का भी इस तरह का बड़ा लेफ्ट लोग का बड़ा संगठन, सीपीएम सीपीआई आरएसपी जो सब है उन लोग का बड़ा संस्था है ग्रास रूट से ऊपर तक। लेकिन बंगाल में इतना बड़ा संगठन रहने के बावजूद भी 2011 साल में ममता दीदी के पास कैसे ही लोग पराजित हो गया। फिर तत्काल देखिए केरला में क्या हुआ, तो त्रिपुरा में हार, बंगाल में हार गया, त्रिपुरा में हार गया, बंगाल में हार गया। एक यूनिट केरल में था, उसको भी बचा नहीं पाया, इतना बड़ा संगठन होने के बावजूद भी। और अभी तो सीपीएम का जो केंद्रीय जो हेड है और एमए बेबी वो तो केरल से ही है, फिर अपना गढ़ ही नहीं बचा पाए। वहाँ सरकार पर 2 साल 2 टर्म जीते थे पिनराई विजयन की 3rd टर्म में, लेकिन हार गया। तो ऐसा बात नहीं है कि सरकार में रहने से ही जीता जाएगा और संगठन रहने से जीता जाएगा। जो वोटर के साथ रेगुलर कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए, खाली मीडिया में रहने से ही ये वोट नहीं जीता जाएगा। अब देखिए रीजनल पार्टी सब ख़त्म हो रहा है, फिर चारों तरफ वोटर्स नया खोज रहा है। जैसे देखिए तमिलनाडु में क्या हुआ, डीएम के इतना पुराना पार्टी है, एडीएम के इतना पुराना पार्टी, इसको छोड़ के एक नया पार्टी टीवी के बनाया, जोसेफ बिजॉय ने, उनको वोटर ने वोट दे दिया और उन्होंने पावर में चलाया। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं हो पाया, लेकिन जोर शोर करके उन्होंने सरकार बना लिया, चीफ मिनिस्टर भी बन गया। एक बार बन जाने से लेकिन जल्दी से हटता नहीं है, किंतु सब पावर सेंट्रिक जो कैंडिडेट उसके साथ जोड़ जाता है, सबका कुछ ना कुछ शर्त रहता है, तो उसमें वो सब जोड़ जाता है। तो ये सब जगह में होते रहता है। पंजाब का सिचुएशन देख लीजिए, आम आदमी पार्टी का कितना स्थिति था, दिल्ली में पूरा हार गया, फिर पंजाब में गया, पंजाब में अभी स्थिति उन लोगों का ठीक नहीं चल रहा है। आगे जो पंजाब में इलेक्शन है उसमें क्या होगा, आम आदमी पार्टी जीत पाएंगे क्या नहीं, ये भी बताना अभी आज का दिन में बहुत मुश्किल है। क्योंकि पंजाब में ट्राईपार्टीट जो होने वाला है, एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ आम आदमी पार्टी है, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ अकाली दल भी है। और अकाली दल बीजेपी के साथ मिल जाए, जैसे पुराना जोड़ था उसमें इकट्ठा हो जाए, तो फिर कांग्रेस को बोलिए कि आम आदमी पार्टी बोले, दोनों के ही लेकिन बड़ा चैलेंज दे सकता है। ये स्थिति अभी पंजाब में बन गया। तो आगे दिन के लिए क्या होगा कोई बता नहीं पाएंगे, हम भी नहीं बता पाएंगे। ये जो वोट इलेक्शन और इसका रिज़ल्ट अधिकांश जनता का जो मन वो किसके तरफ कब जाएगा, कैसे होगा, ये तो बताना बहुत मुश्किल है। आगे दिन के जो सब चुनाव होगा 7 राज्य में, उसके बाद इसको पता होगा जो कौन कौन राज्य में जनता का क्या मूड है और कैसे ज़्यादा आदमी एक ज़्यादा पार्टी को वोट दिया, एमएलए ज़्यादा से चुन के आया और अपने अपने राज्य में अपना जय बरकरार रखा, या फिर हार गया और अपना पावर से चला गया। ये तो आगे दिन के लिए बताया जाएगा। लेकिन बाकी पूरा दातिया का चुनाव का रिजल्ट बिहार के लिए बीजेपी के लिए दिस रिजल्ट इज़ ए लर्निंग पॉइंट फॉर बीजेपी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये ब्लॉग को अभी हम यहाँ ख़त्म करते हैं। आप लोग सब सुस्त रहिएगा, मेरा साथ जुड़े रहिएगा।
आप लोग मेरा सब चैनल को फिर सब्सक्राइब कीजिए, फिर दोबारा बोल रहा है। और जय हिंद, वंदे मातरम।